Hello everyone, myself अविनाश मदेशिया currently pursuing MBBS from PGI आजमगढ़। तो आज हमारे नीट अवतार सीरीज का ये फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इसके पहले मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर इन डिटेल हम लोगों ने कर लिया है। 25 मिनट्स में हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलो आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। फिजिक्स में हमारे पास 6 चैप्टर हो चुके हैं और आगे भी मैं ट्राई करूंगा जल्दी जल्दी चीज़ें कंप्लीट कराने की। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। अगर तुमसे कोई रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो जैसे मान लो तुमको लिखा हुआ है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, या लिखा है ए इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू बी। ठीक है, तो अगर ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है ए कम हो रहा है। अगर ए कम होगा तभी तो बी बनेगा, यानी रिएक्टेंट कम होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ए किस रेट से ख़त्म हो रहा है अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी उसका कोफिशिएंट कितना है। जैसे मान लो लिखा है 2 कन्वर्टेड इनटू सी, तो क्या हो जाएगा रेट? इसका रेट क्या होगा? इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो मान लो डी ए अपॉन डी टी हो गया, रेट हो गया। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा इसका? 1/2। 2 लिखा था ना हमारा, 2a था, तो रेट क्या हो जाएगा? ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1/2। रेट तो है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइड करना है ना। और इसको तुम लिख सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कितने, जैसे 2a से b बन रहा था तो ये b किस रेट से बन रहा है, किस रेट से अपीयर हो रहा है अपॉन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन उसका कोफिशिएंट, या अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन उसका कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। ये ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये कोफिशिएंट है। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको तुम लिख इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब क्या होता है? उसी पॉइंट पे उसी टाइम पे कितना रेट होगा, -1/a। देखो ए जो है क्या हो जाएगा, ए से डिवाइड कर देंगे ना। ये देखो ना, यहाँ क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से ए के रेट को डिवाइड कर दो, तो डी ए बाई डी टी अपन ए, डी ए बाई डी टी अपन ए। माइनस क्यों लगाए हो? क्योंकि डिसअपियर हो रहा है। माइनस लगाने का सिंपल सा एक फंडा होता है कि जो डिसअपियर हो रहा है उसके आगे माइनस लगाते हैं, जो अपीयर हो रहा है, डिसअपियर मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके लिए माइनस लगा दो। जो बन रहा है प्रोडक्ट के लिए क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, उसके लिए प्लस लगा दो। तो बी के लिए क्या लिखोगे? -1/b डी बाई डी टी। देखो सी के लिए हमने क्या लिखा, सी से डिवाइड कर दिया और रेट लिख दिया डी सी अपन डी टी, यानी देखो यार प्लस में आ गया ना, ये भी प्लस में आया। क्यों? क्योंकि ये अपीयर हो रहा है। ठीक है, समझ गया ना, इंस्टेंटेनियस हो गया। एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इनिशियल फाइनल। तो एवरेज अगर पूछेगा तो डेल्टा, जैसे ले लिया ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपन ए माइनस में, ये हो जाएगा। बस डी ए की जगह क्या कर दोगे? डेल्टा ए कर दोगे। डी बी की जगह क्या? डेल्टा बी। डी सी की जगह डेल्टा सी, ये कर दोगे तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ रेट ला सबसे पहली चीज़ याद रखना कि रेट ला जो भी है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, नहीं एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। रेट ला क्या है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो रेट ला क्या कहता है? अगर कोई रिएक्शन हमारे पास, जैसे ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, अभी ऊपर था ना, ये रिएक्शन ले लेते हैं, तो जो रेट ला होगा वो क्या होगा? रेट ला क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? अगर कोई, जैसे लिख देता हूँ, जैसे मान लो ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, तो जो रेट होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? ए की कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन, एक्स टू द वाई। एक्स वाई क्या है? एक्स जो है ए के आगे का कंसंट्रेशन है, मतलब कोफिशिएंट है, और बी जो है इसके आगे का, बी के आगे कोफिशिएंट क्या है? वाई है। तो ए प्लस बी पे पावर वाई, एक्स ए पे पावर एक्स बी पे पावर वाई। तो रेट, तो जैसे तुम्हें सिंपल सा फंडा, तो रेट इजकल टू क्या हो जाएगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी एक्स वाई। इसको हटाना है तो रेट इजकल टू क्या लिखोगे? के ए टू द पावर एक्स बी टू द वाई, ये लिखा हूँ। रेट इजकल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 और ये 3, 2a 3b, तो इसको क्या लिखोगे? रेट क्या हो जाएगा? रेट इजकल टू लिखोगे के ए और पहले लिख दो बी। ए के पावर कितना कोफिशिएंट है? 2 है। बी के पावर कितना कोफिशिएंट है? 3 है।
2 और 3, तो ऑर्डर इसका निकालना हो तो क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ऊपर का जो भी पावर होता है उसको जोड़ दो, वो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 + 3 यानी कि 5 था, 5 इसका ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे निकालते हैं। तो ये रेट हो गया, तो रेट हो गया। और ये जो है के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। यूनिट ऑफ जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर लीटर पावर 1 - n पर सेकेंड। मोल पर लीटर पावर 1 - 1 पर सेकेंड। गैसियस रिएक्शन है तो एटीएम पे पावर 1 - 1 पर सेकेंड। जैसे मान लो 0 ऑर्डर है, 0 ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू 0 रखो, एन का वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल पर लीटर 1 - 0 पर सेकेंड। तो 1 - 0 का वैल्यू 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये 0 ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। 1 फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है तो एन की जगह 1 रख दो। एन की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 - 1 S-1। ये तो पूरा 0 गया, 1 - 1 0, 0 का वैल्यू पूरा क्या होता है, 1 हो जाता है। ये किसी का पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये खत्म, ये पूरा खत्म, तो ये बचेगा पर सेकेंड। यानी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या हो गया, पर सेकेंड हो गया, यूनिट। समझ में आएगा ना? बस पुट करके एन का वैल्यू पुट करके रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। जो रेट कांस्टेंट है वो डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। जो रेट इक्वल टू क्या होता है, के A⁴x B⁴y होता है ना। तो जो ये के है ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे। तो टेम्परेचर और कैटलिस्ट याद रखना, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट इक्वल टू के A⁴x B⁴y, ये जो है ना, ये रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, प्रेशर पे, कैटलिस्ट पे, टेम्परेचर पे, रेडिएशन पे, हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है। मेन फंडा क्या है कि रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एवरी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो उसका रेट अगर टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन हो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ें होती है, एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक होता है मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर मैंने तुम्हें बता दिया कि पावर जो होता है, कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा पावर बन जाता है, और जो पावर को जोड़ते हैं वो ये हमारा क्या होता है, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, फिर देखो, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और ऑर्डर हमारा 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। ऑर्डर 0 पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो R = के A⁴x B⁴y, और ये ऑर्डर हो जाएगा x+y, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, ऑर्डर हो जाता है। मॉलिकुलरिटी क्या होता है, मॉलिकुलरिटी ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, कितने स्पेसीज रिएक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 कितने रिएक्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है, थियोरेटिकल होता है। वो क्या होता है, थियोरेटिकल होता है। तो उसमें केवल ओनली इंटीजर वैल्यू आता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वैल्यू आएगा, ना कभी वो 0 होगा, ना निगेटिव होगा, ना कभी फ्रैक्शन होगा। यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, मॉलिकुलरिटी अगर ग्रेटर देन 3 है, यानी 3 से ज़्यादा अगर उसमें स्पेसिस रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत रेयर होता है। और वैसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सब एनसीईआरटी के लाइन्स हैं। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिकुलरिटी हैज़ नो मीनिंग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिकुलरिटी का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 हो गया, बहुत रेयर होता है। इसके वजह से तुम बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिकुलरिटी का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, देखो तुमने अभी पढ़ा था रेट लॉ, रेट लॉ पढ़ा था ना। रेट लॉ क्या था हमारा, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी था। क्या था, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी था। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको लोमा बोलते हैं, LOMA, ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकल मेथड है, थ्योरेटिकल चीज़ है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो रेशियो होता है केमिकल रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, वहाँ पर भी क्या था, एक्टिव मास ही था। वहाँ पर भी क्या था, रेट लॉ कैसे निकालते थे, के A⁴x B⁴y, A+B गिव्स कर रहा था C+D, यानी C+D से हमसे कोई मतलब नहीं था, केवल A और B से हम निकाल लेते थे। और के जो होता था हमारा, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता था, और रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था। रिवाइज करा दिया। ठीक, तो वही सेम चीज़ लॉ ऑफ मास एक्शन भी होता है। तो A+B मान लो गिव्स कर रहा है 2AB, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा, dx/dt डायरेक्टली इक्वल्स टू A × B, तो dx/dt क्या हो जाएगा, k × AB हो जाएगा, यानी रेट कांस्टेंट हमारा k हो जाएगा। यानी ये भी देखो क्या हुआ,
ये भी हमारा किस पे, रिएक्टेंट पर ही डिपेंड कर रहा है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे, बस वही चीज़ वो भी था ये भी वही है, ठीक है। लेकिन जो रेट लॉ होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव्स होता है देन लॉ ऑफ मास एक्शन। नया रखना, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। जो लेकिन रेट लॉ होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यानी ज़्यादा फायदा करता है, ठीक है। यानी अगर लॉ ऑफ मास एक्शन 2 रुपये का फ़ायदा कर रहा है तो ये जो है रेट लॉ जो है 10 रुपये का फ़ायदा करेगा, ठीक है। रेट लॉ से कई चीज़ें पता लगा सकते हो, ठीक, प्लस पॉइंट होता है इसका। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं। जैसे मान लो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गए, जैसे मान लो जैसे NH3 बनाना हो गया, हेबर प्रोसेस से हो गया, पानी वगैरह हो गया, जो भी तुम्हारा देख लो, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में फिर वही चीज़ होगा, के का कोफिशिएंट Na का पावर हो जाएगा, B पावर N2 हो जाएगा। तो ऑर्डर यहाँ पे लिख सकते हो, ऑर्डर N1 + N2 या X + Y कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट लॉ होता है वो लोमा के बराबर होता है, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के बराबर होता है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि जो उनका लोमा होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, वो रेट लॉ के बराबर नहीं होता। इतना बस ध्यान रख लेना, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, याद रख लेना। और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए फ्रैक्शनल ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शनल ऑर्डर नहीं होते हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था मॉलिकुलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होता, उसी तरह एलिमेंट्री रिएक्शन के जो फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है वो कभी पॉसिबल में नहीं होता, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑर्डर नॉट पॉसिबल। और मॉलिकुलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर, अगर कुछ ना दिया हो इसका मतलब क्या होता है, मॉलिकुलरिटी जो है ऑर्डर के बराबर है, अनटिल एंड अनलेस कोई RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ना दिया हो। तो इतना याद रखो, मॉलिकुलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं होते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कैन नेवर भी एलिमेंट्री रिएक्शंस, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस नहीं होते हैं, ठीक। तीसरा, चौथा देखो, मल्टी स्टेप हम रिएक्शन है, इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, जैसे मान लो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में हुआ ना, तो एक फास्ट स्टेप हुआ, एक स्लो हुआ, एक इंटरमीडिएट हुआ। तो जो स्लो स्टेप होता है उसी से रेट लॉ लिखते हैं। तो रेट लॉ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R = K A⁴x B⁴ किसका लिखेंगे, इस स्टेप का लिखेंगे, ठीक है। बाकी ये सब रिमूव कर देंगे, जो इंटरमीडिएट वाला स्टेप है सबको खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक। तो मॉलिकुलरिटी जो होती है, इच रिएक्शन स्टेप इज डिफाइंड सेपरेटली और टोटल मॉलिकुलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड। देखो ये जो होती है एक एक की मॉलिकुलरिटी निकालते हैं, इसकी मॉलिकुलरिटी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। टोटल अगर कोई कहे कि टोटल मॉलिकुलरिटी बता दो किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लिखा गया है टोटल मॉलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक। रेट लॉ हो गया। देखो ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वो मॉलिकुलरिटी के ही बराबर होता है। अभी ऊपर बताया हूँ ना कि मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर बराबर होते हैं अनटिल एंड अनलेस देयर एन इंटरमीडिएट प्रेजेंट इन RDS। अगर इंटरमीडिएट प्रेजेंट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, जैसे RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है स्लोएस्ट स्टेप होता है, अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट प्रेजेंट है तो वहाँ पे ऑर्डर जो होता है मॉलिकुलरिटी से डिफरेंट आ जाता है। तो बस इतना याद रखो कि ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिकुलरिटी के बराबर होता है अनलेस देयर इज एन इंटरमीडिएट प्रेजेंट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑर्डर तो 1 होता है लेकिन मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। एग्जांपल देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम यानी बेसिक मीडियम में सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होता है, वो क्या होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, अभी बता दूंगा आगे। लेकिन एसिडिक मीडियम में सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। तुमसे पूछेगा K" रेट कांस्टेंट का वैल्यू बता दो, तो तुम क्या लिखोगे, K' × H2O, पानी के फॉर्म में ही लगभग पूछता है, तो K' × 55.5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो K" यानी रेट कांस्टेंट हमारा दूसरे वाले का मिल जाएगा, नए वाले का, ठीक है। देखो कोई भी रिएक्टेंट अगर एक्सेस में लेते हैं तो कभी भी इफेक्ट नहीं करता हमारे रिएक्शन को, कैनॉट इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर तुमने रिएक्टेंट को एक्सेस में लिया, तुमने 10 गुना 20 गुना तुमने किसी जैसे A है B है गिफ्ट कर रहा, इसको तुमने ले लिया 20 गुना, 20 टाइम्स बढ़ा दिया, इसको ज़्यादा ले लिया, तो अगर ऑर्डर पहले 2 था अभी भी ऑर्डर 2 ही आएगा, इसका मतलब ये इफेक्ट ही नहीं करेगा कुछ, समझ गया ना। तो वही लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स टेकन इन एक्सेस कैन नॉट अफेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे मान लो लिखा है रेट इक्वल टू Ka⁴m B⁴n, तो रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, Ka⁴m B⁴n। अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं उसका 2 ही मेथड हो सकता है, या तो एक्सेस में दिया हुआ है B या कैटलिस्ट है, तभी उसको B के भी, तो जैसे रेट इक्वल लिखोगे ना A⁴xy, तो अगर B को रिमूव करना है, B को अगर हटा दिए हो, केवल A⁴x लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि B क्या है, B या तो एक्सेस में है बहुत ज़्यादा है या फिर कैटलिस्ट है, बस आ गया। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए रेट लॉ जो होता है मे और मे नॉट बी सेम एज लोमा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ
सेम भी हो सकता है, लॉ ऑफ मास एक्शन के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर मॉलिकुलरिटी लेस देन 3, देखो मॉलिकुलरिटी अगर ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो कम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, कम्प्लेक्स रिएक्शन है। लेकिन मॉलिकुलरिटी अगर लेस देन 3 है, बराबर देन 3 है, तो ये नहीं बोलोगे एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो वो जो होगा या तो कम्प्लेक्स होगा या तो एलिमेंट्री होगा, बेस्ड ऑन योर मैकेनिज्म के हिसाब से वो या तो एलिमेंट्री भी हो सकता है और ये भी हो सकता है हमारा कम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर जो कंप्लीट ऑर्डर होता है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। देखो ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, फ्रैक्शनल बोला हो ना, लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर होता है वो कभी निगेटिव में नहीं आता है। लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो निगेटिव आ सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे कि ये पहले 2 मोल था, फिर 4 मोल हो गया, फिर ये 4 ही मोल रह गया, फिर 8 मोल हो गया। तो हम ऐसे करते हैं ना, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट करके ऐसे निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में सिखा दूंगा। तो ऐसे केसेस में तुमको ट्रिक बताता हूँ। अगर किसी एक चेंज में जैसे लिख रहा है ए प्लस बी गिव्स कर रहा है सी प्लस डी, कह रहा है ए प्लस बी गिव्स कर रहा है सी प्लस डी, और कह रहा है तुमसे ए को हमने 2 गुना कर दिया तो सी जो है 4 गुना हो गया, और बी हमारा कांस्टेंट है। तो अगर एक में चेंज हो रहा है, बी से सी में जा रहा है, एक ही में चेंज हो रहा है, तो एक में चेंज होता है तो R2 यानी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 2 अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 अपॉन A1 यानी कंसंट्रेशन ऑफ 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ 1 पे पावर n, ठीक है। अभी इसका मैं जब रात में शाम में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसका यूज़ तुम्हें करना सिखा दूंगा, तुरंत क्वेश्चन बन जाते हैं। जब दोनों में चेंज हो, जैसे ए में भी चेंज हो रहा है, ए को 2 गुना करने पे प्रोडक्ट हमारा 4 गुना बढ़ रहा है, बी में 3 गुना करने पे प्रोडक्ट हमारा 9 गुना बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आर डैश अपन आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस वाई, ए हमारा क्या है फैक्टर ऑफ चेंज है। बस इतना याद रखना। अभी जब शाम में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें तो इसका एप्लीकेशन बता दूंगा कैसे इसको तुरंत यूज़ करते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। एग्जांपल इसका होगा डिकम्पोजिशन वाले जितने भी रिएक्शन होंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज और मेटल सरफेस, और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो भी हमारा आइंस्टीन वाला जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं, एक इंटीग्रेटर लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन में रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए, रेट इक्वल टू क्या होता है, के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई होता है। तो ए तो जीरो है ना, तो ए पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पे पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है, रेट इक्वल टू के हो जाएगा। जितना रेट कांस्टेंट होगा उतना रेट होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, या माइनस डी ए बाई डी टी जानते ही हो। और एक्स इक्वल टू के टी भी होता है, एक्स इक्वल टू के टी क्या होता है, एक्स हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, यानी कि ए से अगर बी बन रहा है तो कितना अमाउंट, जैसे मान लो 25 ग्राम जो है प्रोडक्ट बन गया तो 25 ग्राम ही लेंगे, कितना हमारा प्रोडक्ट में बन चुका है, कितना प्रोडक्ट में बन चुका है। लिख दिया 20%, 25% डिसइंटीग्रेटेड, इसका मतलब हुआ 25% हमारा बन चुका है। तो क्या लिखोगे, 25 इजकल टू के हमारा रेट कांस्टेंट है इंटू टाइम, एक्स इजकल टू के टी, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट क्या होता है, ए एट टी इजकल टू ए माइनस ए नॉट माइनस के टी, यानी कि कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी, क्या होता है माइनस के टी। के टी क्या होता है हमारे पास, वही अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बन चुका है। तो क्या याद रखोगे, ए टी इजकल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक। आगे आ जाओ, टी हाफ जो इसका होता है, टी हाफ इसका जो होता है ए नॉट अपॉन 2 के होता है। टी 100% क्या होगा, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 50% में अगर इतना होता है 100% में 2 गुना मल्टीप्लाई कर दो, तो ए नॉट अपॉन 2 के इंटू टू से 2 खत्म, ए नॉट बाई के। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो इसका टी हाफ जो है, वो डायरेक्टली परसेंट टू क्या है, ए नॉट के। लेकिन हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो था के बराबर था, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है जीरो ऑर्डर का वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, लेकिन जो टाइम पीरियड जो टी हाफ होता है वो डिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक। देखो रेट इजकल टू क्या होता है, के होता है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन पे, सीधे ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ देखो, रेट एक्स इजकल टू के टी, एक्स और टी में ग्राफ क्या बनेगा, सीधे बनेगा, स्लोप होगा वाई इजकल टू एम एक्स, यानी कि के हो जाएगा। और टी हाफ इजकल टू होता है ए नॉट बाई 2 के, तो टी हाफ और ए नॉट में जब ग्राफ बनेगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, वाई इजकल टू एम एक्स, यानी 1/2 के स्लोप हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा जानते ही हो, यहाँ से बना लो ए टी इजकल टू ए नॉट माइनस के एक्स। तो ए टी और टी में चाहिए ए टी इजकल टू ए नॉट, यहाँ देखो ए वर्सेस टी है ना, ए वर्सेस टी है, ये फॉर्मूला लगा लो, ए टी इजकल टू ए नॉट माइनस के टी, ए टी इजकल टू ए नॉट माइनस के टी, वाई इजकल टू सी माइनस एम एक्स, यानी कि माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है तो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। इसका स्लोप कितना होगा, देखो एम की जगह कितना आ रहा है, माइनस के। आई होप कि तुम्हें ग्राफ आता होगा, मैंने बोला था बेसिक में पढ़ लेना,
ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा ए वर्सेस टी का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होता है सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, जितने भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। और कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता, नेवर 100% कंप्लीटेड। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, के ए टू द पावर 1 हो जाएगा, पावर 1 है ना तो 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेटेड में क्या लिखो, के इक्वल टू 2.303 अपन टी लॉग ए नॉट अपन ए नॉट क्या हमारा इनिशियल है, और ए कितना है, कितना बचा हुआ है, ए कितना बचा हुआ है, ए कितना बचा हुआ है वो है, ठीक है, रिमेनिंग। तो टी हाफ यहाँ से क्या निकालोगे, मान लो टी हाफ निकालना हो तो टी हाफ इसका क्या होता है 0.693 अपन के ln 2/k 2.303 log 2/k। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में। तो देखो यहाँ पे देखो जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट था इनिशियल कंसंट्रेशन पे, टी हाफ जो था डिपेंडेंट था इनिशियल कंसंट्रेशन पे। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे, लेकिन टी हाफ जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो टी हाफ और ए नॉट में क्या इंडिपेंडेंट हो गया। और मैंने ये बताया था एन टी अपन एन नॉट, यानी कि रिमेनिंग एट टाइम टी अपन इनिशियल इसका क्या था 1/2 n, जहाँ पे एन हमारा होता है टोटल टाइम अपन टी हाफ। रेडियो एक्टिविटी में बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। ग्राफ देख लो, आर इक्वल टू के तो वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बना, सीधा ग्राफ बना। ए टी इक्वल टू ये देखो ए टी इक्वल टू, जैसे वहाँ पे क्या था सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी था, यहाँ पे ए टी इक्वल टू होता है ए नॉट ई टू द पावर माइनस एन के टी, ठीक है। तो ए टी इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस एन के टी है। तो ए टी वर्सेस जब टी ग्राफ बनाओगे तो देख रहे हो पावर में है, तो पावर में कोई ग्राफ क्या ऐसे बनता है, ठीक है। इसी को जब लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी अपन 2.303। उसको एल एन में कन्वर्ट कर दो, एल एन इक्वल टू पहले एल एन में ही करते हैं, एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट और माइनस एन के टी है तो माइनस के टी, ठीक है। और उसी को लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो लॉग ए टी और ये के टी, अब बस अपन 2.303 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान रखना। यहाँ से ये ग्राफ तुम जब ड्रा करोगे तो देखो लॉग ए, ठीक है, और टी में जब करोगे तो स्लोप कितना आ रहा है, माइनस के अपन 2.303 आ रहा है। देख लो यहाँ पे सब फॉर्मूले में है, ये स्लोप आ जाएगा माइनस के अपन 2.303। इसका स्लोप जब एल एन वर्सेज बनाओगे, एल एन वर्सेज टी बनाओगे तो स्लोप कितना आएगा, देखो के आ रहा है ना, एम एक्स तो के आएगा, फिर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ देखो, ये एम एक्स होता है, ठीक है, ये एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होता है, ठीक है, एम एक्स माइनस सी का ग्राफ होता है, ये माइनस एम एक्स सी प्लस ग्राफ माइनस एम एक्स सी का ग्राफ होता है। तो देख लेना ग्राफ एक बार अच्छे से। तो ये हमारा तीसरा ग्राफ हो गया। और 1/a का पूछेगा तो देखो 1/a ए नॉट वर्सेस टी का ग्राफ अगर ऐसे है तो 1/a वर्सेस टी का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ए क्या है हमारे पास, जैसे इसका उल्टा बस बना देना, ए और टी के बस उल्टा बना देना, 1/a वाला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें समराइज है, के होता है के स्क्वायर हो जाएगा, और एन अगर सेकेंड का पूछेगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और एनथ क्या हो जाएगा के टू द पावर एन हो जाएगा। इंटीग्रेटेड ला के टी हो जाता है यहाँ पे, सी टी यहाँ यही बोला ना, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, वही लिखा है। यहाँ पे क्या हो जाता है इंटीग्रेटेड ला, यहाँ पे क्या था बताओ, सी टी इक्वल टू सी ई टू द पावर माइनस एन के टी ये था। और सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का ये होता है, याद कर लेना, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है के टी इक्वल टू 1/a माइनस 1/a नॉट। ए क्या है, रिमेनिंग है, ए नॉट क्या है, ए क्या है किसी टाइम टी पर कितना है, और ए नॉट इनिशियल है। तो सेकेंड ऑर्डर का यहाँ से देख लेना, वैसे सेकेंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए देख लेना, ठीक। और टी आप ए नॉट बाई 2 क्या होगा, एल एन बाई 2 होता है फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा 1/a नॉट के होगा। यानी टी हाफ जो है सेकेंड ऑर्डर का जो टी हाफ है, सेकेंड ऑर्डर का जो टी हाफ है तुम्हें दिख रहा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या 1/k है। तो टी हाफ का जब ग्राफ बनाओगे सेकेंड ऑर्डर के लिए तो टी हाफ, और जब के का ए नॉट का ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा बताओ, टी हाफ वर्सेज ए नॉट का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टी हाफ वर्सेज 1/8 का बनाओगे तो सीधा ग्राफ बनेगा और स्लोप हो जाएगा के। स्लोप बनाना चाहिए यहीं से बना लेना, ठीक है। मैं सिखा दी तुम्हें कैसे बनता है। तो रेट क्या होगा बताओ, इसका रेट क्या होगा, अरे के ए टू द पावर स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर आ गया, पावर आ गया, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये बन गया हमारा। और ए और टी का जब ग्राफ बनाओगे यहाँ से जब सॉल्व करके के टी और अपन ए नॉट का जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। यही सेम ग्राफ हमारा क्या था, यहाँ पर भी था फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही, इसका भी ग्राफ हमारा बन जाएगा। बस टी हाफ का ग्राफ कैसे बनेगा इसका, टी हाफ और
के का जब ग्राफ बनाओगे, टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो फिर से ऐसे बन जाएगा। ठीक है। और ये nth ऑर्डर का होता है, किसी भी ऑर्डर का निकालना हो हम अगर फॉर्मूला याद है सॉल्व कर दोगे। जैसे मान लो इंटीग्रेटेड एटला निकालना तुमको फिफ्थ ऑर्डर का, तो बस n की जगह 5 रख देना, n की जगह 5, n की जगह 5, सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। टी हाफ निकालना है तब भी लिख देना। और टी हाफ के लिए देखो, टी हाफ के लिए मान लो फिफ्थ ऑर्डर का निकालना हो तो टी हाफ तुम क्या रखोगे, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, ये लगभग बराबर होता है 1/a0 n⁻⁻1 के। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको तुम ऊपर ले जाओगे तो a0 को जब ऊपर करोगे तो n-1 क्या हो जाएगा, 1 - n हो जाएगा। ठीक है। तो बस याद कर लेना कि nth ऑर्डर का क्या होता है। अभी तक तुमको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बाहर कभी पूछा नहीं है, बट इन फॉर द सेफ साइड सेकंड ऑर्डर का तो देखना ही होता है, कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन अगर nth ऑर्डर का भी पूछेगा तो ध्यान रखना ये होता है nth ऑर्डर का। ठीक है। बस n का वैल्यू 5, 6 जो भी पूछो उतना पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, 40 मिनट में इसको खत्म करेंगे। बहुत लेंदी हमने कर दिया है, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं हूँ। ठीक है। चलो तो कोलिजन थ्योरी पे आ जाओ। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब क्या होती है कि कोलिजन थ्योरी कहती है कम से कम पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए। जैसे आइंस्टीन थ्योरी क्या कहता है कि कम से कम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए तभी जाके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। उसी तरह कोलिजन थ्योरी कहती है कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए तभी जाके कुछ होगा, और उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। कोलिजन का प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी होता है। तो जो टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी। टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, बस फॉर्मूला याद रखो। देखो टेम्परेचर का डिपेंडेंसी म्यू होता है, इसको दिखाते हैं। टेम्परेचर का डिपेंडेंसी कोफिशिएंट है, म्यू इक्वल टू होता है के टी प्लस 10/kT। म्यू का वैल्यू 2 से 3 होता है, लगभग 2 ही होता है, 3 लिखा गया लेकिन 2 ही होता है। ठीक है। सॉल्व करना रहेगा तो R2/R1 इक्वल टू K2/K1 इक्वल टू म्यू डेल्टा T/10। यानी ये कहता है अगर तुम 10 डिग्री किसी चीज़ को बढ़ाओगे टेम्परेचर को, तो 2 मतलब लगभग 10 डिग्री अगर सेल्सियस बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से बढ़ जाता है। ये इसका मतलब ये होता है। तो तुमको सॉल्व करना रहेगा, तुम लिखोगे K2/K1 इक्वल टू 2 डेल्टा T/10। मान लो टेम्परेचर पहले 10 था, अब 90 हो गया, तो 90 - 10/10, तो 90 में 10 जा 80/10, ये बचे 8 है, 2 पे पावर 8 हो जाएगा, यानी 2⁸ टाइम्स K1 हो जाएगा K2। ऐसे करके सॉल्व करते हैं रेट डिपेंडेंसी। ठीक है, मैंने बता दिया। ठीक। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है, K इक्वल टू A e⁻⁻ के हमारा रेट कांस्टेंट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारा क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट बोलेंगे या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलेंगे। ए हमारा उससे कोई मतलब नहीं है कितना बचा है, ये मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन नहीं है, ये आर्हेनियस का कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। और माइनस ई हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर हमारा गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हमेशा लेंगे केल्विन में, गैस कांस्टेंट को लेंगे 25/3 यानी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसको कैलोरी में चेंज करना है तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है। e⁻−e/RT जो है ऊपर वाला ये जो है उसको हम लोग बोल्ट्जमैन फैक्टर बोलते हैं। और K/A यानी K/A इक्वल टू e⁻−e/RT हो जाएगा। इस K/A को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। यानी K/A वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जिसकी एनर्जी या तो बराबर है या तो ग्रेटर देन है एक्टिवेशन एनर्जी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में कई बार पूछा हुआ है। ठीक। तो K इक्वल टू हो जाएगा AE e⁻⁻ इसको ln में कन्वर्ट करोगे तो ln K इक्वल टू ln e⁻⁻ करते हैं क्या, -e/RT, ई हट जाता है ना, -e/RT हो जाएगा। इसी को लॉग में करोगे तो बस लॉग में क्या होता है, -2.303 और से डिवाइड हो जाता है, तो लॉग बेस 10 हो जाएगा, लॉग 10 -e/RT सब कुछ सेम है, बस 2.303 से डिवाइड हो गया। वही सेम चीज़ वहाँ पर भी हुआ था 80 वाले में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, बस डिवाइड हो जाता है 2.303 से। तो log K2/K1 अगर करोगे, log K2/K1 करोगे तो हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी अपन 2.303 1/T1 - 1/T2। ये देख लेना 1/T1 है, 1/T1 में से 1/T2 करेंगे तो अपने आप ये आंसर जो होगा माइनस में जाएगा, क्योंकि पहले मान लो T1 10 डिग्री था, अब 20 डिग्री हुआ सेल्सियस में, तो उसको पहले केल्विन में कर लेंगे। तो देख रहे हो ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, छोटे में से बड़े को घटा रहे हो, अपने आप आंसर निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि माइनस ये लगा दो, माइनस लगाओ प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लगाओगे जब कुछ बस एक ये निकालना हो, तो जब K2/K1 रेशियो वगैरह निकालना हो तो बस सीधे फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पर देखो ln K वर्सेज 1/T, ln K वर्सेज 1/T का जब ग्राफ निकालोगे टी का, तो तुम्हें खुद दिख रहा होगा ये हमारा जो क्या है, ये स्लोप है ना C - mx, तो m क्या है -c/r है और स्लोप हमारा ऐसे बनेगा।
ठीक है। लेकिन वही जब तुम माइनस ई अपन 2.303 आर कब हो जाएगा, जब लॉग में कर दोगे तो 2.303 आ जाएगा, आर हो जाता है, ठीक। टेम्परेचर अगर सेम होगा तो के जो होगा बढ़ाओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा, क्योंकि देख लो टेम्परेचर अगर सेम कर दिया तुमने, टेम्परेचर सेम हो गया, आर पहले सेम है, तो के इजकल टू क्या हो जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस ई हो जाएगा। देख लो निगेटिव में रिलेशन है ना, तो यानी के को बढ़ाओगे तो ई अपने आप कम होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर सेम है तो के बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप कम होता है, ठीक। और आरएनएस कांस्टेंट और टेम्परेचर में अगर तुमको ग्राफ बनाने को आ जाए, अभी तक कभी पूछा नहीं, आईआईटी वगैरह में पूछा था एक बार, तो आरएनएस कांस्टेंट और के टेम्परेचर के बीच में ग्राफ अगर आ जाए तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ उठते हुए बना देना, और ये जो होगा के होगा हमारा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर डायरेक्ट पूछेगा आईआईटी वगैरह क्वेश्चन उठाकर तो यही हो सकता है, पूछ ले हमसे, ठीक। चलो, के मैक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। के इजकल टू क्या होता है, ए ई टू द पावर माइनस ई अपन आर टी। तो के मैक्स का वैल्यू 1 हो सकता है जब टाइम इन्फाइनाइट हो जाएगा ना, जब टाइम पूरा इन्फाइनाइट होगा, ठीक है, टाइम इन्फाइनाइट पूरा हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ई टू द पावर जीरो क्या होता है 1 हो जाएगा, तो के मैक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो के इजकल टू ए, ठीक। अब दो रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। देखो एक चीज़ याद रखना, इंडोथर्मिक में हमेशा याद रखना जो नीचे वाला पोजीशन होता है वो हमेशा बड़ा नीचे होता है ऊपर वाले से, ठीक है। यानी ई फाइनल से ई इनिशियल नीचे होता है, ये एनर्जी है ना, यानी कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनाओगे, यानी ये नीचे रहेगा इनिशियल वाला, फाइनल वाला ऊपर रहेगा। एक्सोथर्मिक क्या होगा, ये इनिशियल वाला ऊपर हो जाएगा और फाइनल वाला नीचे हो जाएगा, यही पहचान होती है, ठीक है। तो यहाँ ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ई एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड होगा, दोनों बीच का जो गैप होता है हमारा डेल्टा एच होता है। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों बीच का गैप क्या होगा, डेल्टा एच होगा। डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और डेल्टा एच क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एंथैल्पी या कुछ भी बोल दो उसको। तो डेल्टा एच क्या होता है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड करते हैं, ठीक है। और हीट प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो हाइयर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा हमको उतना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि रिएक्शन जल्दी फास्ट हो। मान लो किसी का एक्टिवेशन एनर्जी 2 किलो जूल है, उसको तुरंत कुछ करोगे, तुरंत मान लो कोई लड़का बहुत हाई टेम्पर का है, मतलब लो टेम्पर का है, उसको कुछ बोलोगे तुरंत इग्नाइट हो जाएगा, तुरंत फायर हो जाएगा, तुरंत लड़ाई करेगा तुमसे। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका काइनेटिक उसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, थोड़ा सा भी उसको सपोर्ट दोगे तुरंत जल के किनारे हो जाएगा। तो उसी तरह होता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना स्लोअर द रिएक्शन होगा, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लोअर द रिएक्शन, ठीक। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट अगर पॉजिटिव है तो कैटलिस्ट अगर पॉजिटिव होगा तो वो टोटल एनर्जी क्या करेगा, कम करेगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा और नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, बट कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को लगेगा एनर्जी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी टेम्परेचर पे और स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। इतनी चीज़ ध्यान रखना, कभी भी टेम्परेचर और स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है, चौथी बार बोल रहा हूँ, ठीक। चलो, इंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो डेल्टा एच यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से ज़्यादा होता है। जैसे इंथैल्पी, ये देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना हमारा, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी देख लो यहाँ पे इतना है और डेल्टा एच कितना है, इतना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ हमारे पास, ज़्यादा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच है, तो डेल्टा एच निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तीनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच के बराबर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। आईआईटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा ई ग्रेटर देन एच होता है, हमेशा डेल्टा ई ग्रेटर देन एच होगा, लेकिन एक्सोथर्मिक के लिए तीनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। देखो कहीं पे पैरेलल रिएक्शन पूछ लिया, ए से चला जा रहा है बी में, ये सी में जा रहा है, K1 है K2 है, सब कुछ तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तुम्हें मालूम है क्या कि रेट क्या हो जाएगा, रेट इजकल टू होता है ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, रेट इजकल टू क्या होता है के होता है ना, तो तुम यहाँ पे रेट निकालोगे क्या K1 प्लस K2, क्योंकि 2 K है ना, तो K1 प्लस K2 और ए निकाल देना, डिफरेंशियल रेट ला हो जाएगा, ठीक है। और K1 अपन K2 इजकल टू क्या होता है बी अपन सी, जो फाइनल प्रोडक्ट है अपन रिएक्टेंट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और टी हाफ क्या होता है बताओ तो 0.693 अपन के होता है, तो बस K1 अपन K2 कर देना, वो लिखा हुआ है। ये क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ए से बी में डिकम्पोज हुआ, बी ए से सी में गया, तो सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है, ठीक है। और परसेंटेज आप बी वगैरह पूछेगा तो परसेंटेज निकालना जानते हो, जिसका पूछता है मान लो बी का पूछा तो बी अपन टोटल इंटू 100 वही लिखा हुआ है यहाँ पे निकाल देना।
और ए इजकल टू मैंने बताया था ए नॉट ई टू द पावर माइनस एन के टी होता है, तो के जगह क्या रख दो, के वन प्लस के टू रख दो, बस के जगह के वन प्लस के टू कर दो अगर दो पार्ट में टूट रहा है तो। ठीक है। ग्राफ्स, मान लो कोई ऐसे ग्राफ दिया हुआ, तो जितना पीक होगा, जितना ग्राफ का पीक होगा उतना स्टेप हो रहा है। ठीक है। और स्लोएस्ट स्टेप होगा जिसका हाईएस्ट पीक होगा, यानी हाईएस्ट पीक जैसे मान लो ये सबसे हाईएस्ट पीक ये हुआ ना, इसका मतलब हुआ इसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन है। एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उतना स्लो रिएक्शन होगा ना, तो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन सबसे हाईएस्ट स्टेप वाला होता है। ठीक है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कभी भी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है, वो केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम एक्सटेंट से आगे पीछे करता है, कभी भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को टच नहीं करता है। ठीक है। अगर डेल्टा एच कांस्टेंट है, मान लो कहीं ग्राफ बना हुआ डेल्टा एच कांस्टेंट है, उसका मतलब ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर पूछेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर पूछेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डैश माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डैश, कहीं पर भी बराबर करके तुम निकाल सकते हो। ठीक है। चलो, अगर के वन इजकल टू के टू इजकल टू के थ्री दिया, के वन फर्स्ट ऑर्डर है, के टू सेकेंड ऑर्डर, के थ्री थर्ड ऑर्डर, तो अगर इफ इज ए इजकल टू वन, ये हमारा क्या है, ए इजकल टू 1 मोल, ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन है, और 1 मोल दिया है, यानी कंसंट्रेशन अगर 1 मोल होगा तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा। अगर कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1 मोल होगा तो R3 वाला सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वाला सबसे ज़्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 मोल होगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला सबसे ज़्यादा होगा, यानी R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी IIT में पूछा हुआ है, अगर उठाएगा तो डायरेक्ट यही उठाएगा और कुछ नहीं उठाएगा। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो चीज़ें और होती हैं, ए नॉट अपन ए टी, यानी इनिशियल अपन कितना टाइम टी के बाद कितना बचा हुआ है, अगर वो इक्वल परसेंटेज है, यानी ए नॉट अपन ए टी अगर इक्वल है, इसका मतलब उसमें इक्वल टाइम भी लगेगा, यानी 25% हुआ है, ए नॉट अपन ए टी 25% है, तो उसमें टाइम भी इक्वल लगेगा, यानी इसको अगर डिसइंटीग्रेट होने में 10 मिनट लगा है, तो कोई भी चीज़ अगर 25% डिसइंटीग्रेट होगी फर्स्ट ऑर्डर में तो उसको भी उतना ही टाइम लगेगा, 25 मिनट 10 मिनट ही लगेगा। ठीक। दूसरी चीज़, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही अगर वैल्यू हमारा किस में दिया हो, प्रेशर में दिया हो, किस में दिया हो, प्रेशर में दिया हो, तो प्रेशर में निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है 2.303 लॉग पी नॉट अपन 2 पी नॉट माइनस पी टी। पी नॉट हमारा क्या है, इनिशियल होता है, और पी टी कितना है, टाइम टी के बाद कितना बचा है। ये NCERT का है, खोजते रह जाओगे, NCERT में साइड में लिखा हुआ है कि प्रेशर में इतना ही होता है। प्रेशर को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 2.303 लॉग n-1 पी नॉट एन पी नॉट माइनस पी टी। तो n-1 n क्या हमारा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है। किसका प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, ये गैसियस प्रोडक्ट। ठीक। तो गैसियस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, एक कंडीशन होती है इस फॉर्मूले को लगाने की कि n का वैल्यू 1 होना चाहिए, यानी ए के वैल्यू, ए के आगे जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए। जैसे मान लो 2a इजकल टू बी प्लस यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ए के आगे क्या है 2 है, इस 2 को इधर भेज देते हैं तो ए इजकल टू बी अपन 2 प्लस सी अपन 2 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट हमारा चाहिए ना, तो 1/2 इसका कोफिशिएंट 1/2 इसका, तो 1 हो जाएगा। अब एन का जगह 1 रख दो, आंसर आ जाएगा हमारा के वैल्यू आ जाएगा। समझ गया ना। देखो, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज हमने अभी बोला था कि जो मेटल पे जो भी एडजॉर्प्शन होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। लेकिन लो प्रेशर पे वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर होता है, लेकिन लो प्रेशर पे क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। इतना ध्यान रखना, लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर। ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर एसिडिक मीडियम में मैंने अभी बोला था तुम्हें, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर होता है, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, और वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड से, यानी कितना भी एसिड का कंसंट्रेशन लोगे, एसिडिक मीडियम है ना, तो एसिडिक मीडियम कितना भी बढ़ाओगे उसका जो ऑर्डर होगा वो फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है। वही तो रिएक्शन को एक्सेस में लोगे तो क्या, रिएक्टेंट को एक्सेस में लोगे तो कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, वही चीज़ है। लेकिन अल्कलाइन मीडियम में अगर लोगे तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, उसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें कवर अप करा दी है, और इससे डिटेल में तुम्हें पूरे यूट्यूब पे तुम खोज लेना, बड़े बड़े टीचर्स किसी का भी डिटेल में देख लेना, इससे डिटेल में तुम्हें कोई नहीं पढ़ाया होगा केमिकल काइनेटिक्स। इतना करने के बाद जेईई मेंस वगैरह कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन करके निपटा दोगे। ठीक है। जेईई मेंस भी निपटा दोगे। ठीक है। शाम को 9 बजे हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा, सारे NCERT के। ठीक है। सारे एग्जाम्पलर, सारे नीट के PYQ सब करा दूंगा। ठीक है। तो आ जाना, और इसी से कराऊंगा, जो पढ़ाया हूँ उसी से कराया हूँ। ठीक है। तो मेडिकोली का भी हमारे चैनल का नाम है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये चैनल को तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना शेयर किया करो, सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट तुम लोग करते नहीं हो, पहले किया था स्टार्टिंग में, कमेंट अब लोग करते नहीं हो। मुझे 4 से 5 घंटे या 6, अब पूरा अगर लेक्चर वगैरह ले लूँ तो मुझे 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। ठीक है। 2 से 3 घंटे इसी को बनाने में लगते हैं, पूरे जगह से मैं इकट्ठे करता हूँ, लेकिन तुम्हें तो बस 2 मिनट लगता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने में, उतना तुम लोगों से नहीं होता। तुम लोगों से मैं क्या कहूँ, पैसा तुम लोगों से लेता नहीं हूँ, फ्री में सारी चीज़ें कर रहा हूँ,
इतना तुम लोग कर सकते हो बट वो भी नहीं करते हो। कोई बात नहीं यार, आज नहीं करोगे कल नहीं करोगे, लोग तो देखेंगे। कंटेंट अच्छा है, कंटेंट में दम है तो लोग देखेंगे। आज नहीं तो कल देखेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर। ठीक है, बट तुम्हारी भी कुछ मोरल ड्यूटी होती है, तुम करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कर देना। ये हमारा नीट अवतार सीरीज का लगभग 6 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट हो गए और 3 चैप्टर फिजिकल के आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हारा सिलेबस पूरा मार्च के पहले ही कंप्लीट करा दूँ, पूरा फिजिक्स का भी फिजिकल का भी। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं शाम वाले सेशन में। थैंक यू।